जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे इसके लैब स्केल के रिएक्टर के बारे में और प्रोडक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्टर हम यूज़ करते हैं कि उसका हमें बेनिफिट क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर देना या हीट करना या उसको एजिटेट करना या उसके अंदर मिक्सिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिट इसके क्या है। इवन अगर आपने लैब स्केल पे भी कोई रिएक्शन करवाना है, इसके लिए ये चीज़ें नहीं भी चाहिए, फिर भी रेक्टर वेसल लैब स्केल का जो स्केल अप स्टडी के लिए मैंने यूज़ किया लफज, उसके लिए भी हमें बेनिफिट ये है कि हम लोग उसको जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंटेमिनेशन का चांस कम हो जाता है और उसको क्लीन करना भी आसान है, और उसके बाद उसको इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, केमिकल हैं, जो ड्यूरिंग रिएक्शन अगर हम बीकर में करवा रहे होते हैं तो चांस होता है कि एयर ऑक्सीडेशन उनकी हो जाए, हवा के साथ कुछ ऑक्सीडेशन का उनके साथ, तो उससे भी बचा जा सकता है, वेपराइजेशन से बचा जा सकता है। बहुत से हमारे केमिकल काफ़ी कीमती होते हैं जो उसके जब हम एक रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसके अंदर बनाते हैं, तो जैसे अभी आप नेचुरल प्रोडक्ट भी पढ़ रहे होंगे, तो ये सारे के सारे बड़े महंगे होते हैं और ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, उसको मिक्सिंग के दौरान बाहर निकल जाए तो वो भी एक लॉस है। तो उन चीज़ों से बेहतर है कि हम रिएक्शन लैब स्केल में भी करवाना है तो हमारे पास एक लैब स्केल का स्केल अप स्टडी के लिए वो 1 लीटर का भी हो सकता है, 5 लीटर का भी हो सकता है, 10 लीटर का भी हो सकता है, डिपेंड के कितनी कैपेसिटी हमने हमारे पास लैब में है। और ये भी कोई सस्ते नहीं होते, काफ़ी महंगे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास लैब के अंदर अगर आप बेनिफिट देखें, जैसे मैंने बताया कि हम बहुत से केमिकल ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत हाई क्रोजन होती है। अब उस क्रोजन से बचने के लिए फिर हमारे पास उसके अंदर लाइनिंग करनी पड़ती है। तो वो जो लाइनिंग करनी पड़ती है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लास की होती है, और वो जो ग्लास की लाइनिंग है वो करवाने का तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक सेकंड जरा मैं उसको देख लूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ, हाँ जी। उसमें यह है कि जैसे आपकी आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी के अंदर तो हमारे पास ये जैसे मैं नीचे उस पे ले ही जाता हूँ तस्वीर पे, इसी को ही देख लेते हैं चले। ठीक है, ये लाइनिंग मतलब इसके अंदर जो फॉर एग्जाम्पल ये लोहे का मटेरियल है, कोई और मटेरियल है उसके अंदर, या प्लास्टिक है, उसके अंदर हमने शीशे की इस तरीके से लाइनिंग की हुई है कि उसकी एक लेयर बन गई। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, जो ग्लास की होती है। और ये इसकी तकरीबन जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से लेके 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर भी हो सकती है। मोस्टली जो आइडियल है वो 2 मिलीमीटर है जो हमारे पास इसकी थिकनेस चलती है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जैसे आप घर में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, किचन में अगर ग्लास आपका पड़ा है, उसके अंदर एकदम से ठंडा ग्लास है, एकदम से गर्म चाय डाल दिया, साथ ही वो क्रैक हो जाता है। तो वो हमें ये भी इसमें सिर्फ देखना पड़ता है कि हम जब लाइनिंग वाला रिएक्टर यूज करें जिसके अंदर ग्लास की लाइनिंग हो, तो सडन चेंज जो है वो टेम्परेचर की या हीट की, तो वो हमें फिर नहीं देनी होती। हम उसको फिर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। तो ये एक पॉइंट है जो कि हमें उस वक्त माइंड में रखना पड़ता है। तो जैसे अगर सडन हीट करेंगे ना तो ये इसके अंदर इन जगह पे जैसे ये क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, इधर ये बॉटम पे इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फिर हमारा वो लाइनिंग अगर खराब हो जाएगी तो मेटल की क्रोजन शुरू हो जाएगी, और वो जो मेटल की क्रोजन है वो फिर अल्टीमेटली हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम करेगी, फायदा कोई नहीं उसका। तो हमें फिर ये देखना होता है कि हमने उसको किस तरीके से उसकी लाइनिंग को सेफ रखना है। अच्छा, डार्क ब्लू कलर मैंने जैसे आपको बताया था, ये हम मोस्टली एक ये अच्छा, कुछ चीजें हैं जो इंडस्ट्री में नॉर्म्स बन गई हैं, तो उन नॉर्म्स में एक ये कलर्स भी हैं। जैसे अगर डार्क ब्लू कलर की लाइनिंग है, इसका मटेरियल में थोड़ा सा होता है फर्क। अच्छा, जितनी भी लाइनिंग है ना ग्लास की, डार्क ब्लू कलर की हो, लाइट ब्लू कलर की हो, व्हाइट की हो या ग्रीन की हो, इनके मटेरियल में भी फर्क होता है। डार्क ब्लू की जो लाइनिंग है ये हाईली क्रोजन वाला जो मटेरियल है, जैसे अगर हमें एसिडिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक मटेरियल है, तो उसके लिए फिर हमें ये फायदा है कि हम इसको या हाईली अल्कलाइन है उसके लिए फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप उसकी बात करें, हमारे जो है अपना जो लाइट ब्लू है,
लाइट ब्लू कलर का जो है वो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्लीनिंग जरा अच्छी हो जाती है, उसमें नजर भी आ जाता है, क्योंकि गंद कंटेमिनेशन फ्री। हमें फार्मास्यूटिकल का मैंने आपको बताया था जो रिएक्शन है वो हमें कंटेमिनेशन फ्री रखना होता है। और जो वाइट कलर का है वो हम मोस्टली उस तरह की लाइनिंग वाइट में उसमें करवाते हैं जिसमें हमें कलर चेंज भी ऑब्जर्व करनी होती है साथ साथ। जैसे बहुत से रिएक्शंस हैं जिसमें आप समझ लें कि फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्टर्स में फ्लूइड का कलर जो है वो मोस्टली चेंज होता है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हम यूज करते हैं जिसमें जैसे कलर चेंज स्लाइड ही आए हमें आइडिया हो जाए कि रिएक्शन हो गया, या कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई चीज जो है वो कम हो गई, अगर हम इस तरह फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे तो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी आ गई है, ऑटोमेशन आ गई है, अब सेंसर सिस्टम चल पड़े हैं, तो उसलिए अब काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। लेकिन वही वाली बात है, हमें इन चीजों का भी इल्म होना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हो तो कैसी हो। इस तरह से जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, अगर ग्लास की लाइनिंग होगी उसमें, तो वो मोस्टली हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हमने कोई रिएक्शन करवाना है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट भी हो और टेम्परेचर भी, जैसे 270 से अबव टेम्परेचर पे लेके जाना है, 250 डिग्री पे लेके जाना है, 300 पे लेके जाना है, 500 तक जाना है, तो इस तरह के रिएक्शन वेसल फिर हमारे ग्रीन कलर की इसकी अंदर लाइनिंग होती है। ये जो लाइनिंग होती है ये बेसिकली बोरोसिलिकेट ही होते हैं, जो ग्लास के ना, उसी के साथ हम इसको कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये क्रैक क्यों आ जाते हैं, बेसिकली इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो लो होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि हीट से चीजें फैलती हैं, और इनका जो है ना वो इतनी जल्दी वो मतलब फैल नहीं सकती इतनी हीट। अब होता यह है कि जब लाइनिंग लगी है, बैक का जो मटेरियल है ये इंसुलेशन नहीं करता ये ग्लास, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कोटिंग है। लेकिन जो बैक के ऊपर मटेरियल होता है वो स्टील का है या लोहे का है, तो वो उसका थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा होता है, वो फैल जाता है। जबकि ग्लास का मटेरियल इतनी जल्दी नहीं फैलता, तो दोनों के दरमियान जैसे डिफरेंस आता है तो क्रैक का चांस बढ़ जाता है। तो हमने जब ग्लास लगाना है तो हमने ये भी देखना है कि मटेरियल किसके ऊपर ग्लास लाइनिंग की है। तो हमने फिर उसको उस हिसाब से देखना होता है कि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है और जो एक्सटर्नल को इतनी हीट नहीं देनी कि वो इसके कोफिशिएंट से आउट हो जाए और फिर ये क्रैक आ जाए। और जो क्रैक आ जाता है उसको फिर हम जो चेक करते हैं वो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसको स्पार्क टेस्ट किया जाता है। स्पार्क टेस्ट ये होता है कि हम एक बिजली की तारें होती हैं, जैसे गुच्छा सा बना होता है, उसको हम इसके जो अंदर रखते हैं, और उसको तकरीबन हम देते हैं वोल्टेज, जिससे हमें ज़रा आइडिया हो जाता है कि कितना उसका उससे स्पार्क पैदा होता है, यानी कि इसको कहते हैं हम स्पार्क टेस्ट। तो जहाँ पे डैमेज होती है चीज़ वो हमें नज़र आ जाती है। और किसका स्टार्ट केस करते हैं हम लोग, ये दोबारा ये पॉइंट बता दो। ये जो ग्लास ग्लास की लाइनिंग है ना, अगर ये क्रैक हो जाए, और अगर हमने चेक करना हो कि ग्लास के अंदर जो लाइनिंग है वो खराब हो गई है, क्योंकि इतनी बारीक समटाइम होती है। अगर मैं 1 mm या 2.5 mm या 2 mm की बात कर रहा हूँ तो वो समटाइम पता भी नहीं चलता। क्रैक अगर आप आम भी देखें ना, ग्लास के अंदर कभी क्रैक आ जाए तो समटाइम नजर नहीं भी आता। लेकिन वो अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर होगा तो वहां से फिर वो पीछे जो मेटल है उसको भी क्रोजन करेगा। उसके अलावा फिर रिएक्शन वेसल के फटने का भी चांस होता है, और अगर फट जाए तो केमिकल जो अगर हाईली एसिडिक है या हाई बहुत टेम्परेचर वाला है, तो वो फिर हमें आप सेफ्टी जो मैंने बताया कि इंडस्ट्री में जब काम करना होता है, सेफ्टी जो है हमारी प्राइम प्रायोरिटी होती है। तो हम लोग अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसको चेक भी करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें देखनी होती है कि ये जो चेकिंग होती है ग्लास लाइनिंग की, ये हम बार बार नहीं करते, क्योंकि जितनी दफा हम इसको चेकिंग करेंगे उतनी ज्यादा इसकी फिर थिकनेस कम होती जाती है। इसकी ग्लास की जो लाइनिंग की एक लाइफ है। इवन हम इसको मैंने जैसे कहा कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट या हाईली अल्कलाइन एनवायरनमेंट दे तो ये उसमें ठीक रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी भी एक लाइफ है। अगर हम एक्सपोजर देते जाएंगे तो एक लाइफ होती है इसकी भी। ये नहीं हम कर सकते कि ये हमेशा रहे। तो मैंने बताया कि एक गुच्छा सा तारों का जैसे बना के मैं आपको जैसे दिखाता हूँ ऐसे, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जैसे मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, इस तरीके से उसके गुच्छे को ना हम एक मिनट में लाइनें लगा के बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे 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 लाइनें हम लगाते हैं, ये समय इस तरीके से हम इसको रखते जाते हैं इसके अंदर की साइडों पे। तो जहाँ पे भी क्रिच क्रिच स्पार्क पैदा होगा समझ जाएंगे कि यहाँ पर लाइनिंग क्रैक होगी। वोल्टेज, हाँ वोल्टेज हम तकरीबन 5000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ताकि बहुत हाई वोल्टेज का सप्लाई जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरा में अगर जैसे मैंने बताया, और ये जरूरत कब पड़ती है, जब हमें सडन हीटिंग या फिर सडन कूलिंग की हो,
और हमें शक पड़ जाए कि ये प्रॉब्लम ना हो गया, या समटाइम एक्सीडेंटली भी हो जाती हैं चीज़ें, जैसे हमारे पास सेंसर खराब हो गया हो हीटिंग कूलिंग का, और उसके बाद हमें लगा हो कि ये अब रिएक्टर वेसल बेकार तो नहीं हो गया, तो हमें उसको फिर एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए। थर्मल शॉक से भी हम चेक करते हैं, और ये वाला जो स्पार्क टेस्ट है, ये दो टेस्ट हम करते हैं ग्लास लाइनिंग की चेकिंग को। और मैंने जैसे बताया कि बार बार चेक नहीं करना, सिर्फ जब कोई अभी प्रॉब्लम आए तो फिर हम उसको देखते हैं। मैकेनिकल शॉक भी समटाइम आ जाता है इसमें रेक्टर वेसल में, जैसे इसको जैसे मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया। एक मिनट, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें आप यहाँ पर, इसको ये इसी को अगर आप देख लें, इसके ऊपर आप देखें तो ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। अगर फॉर इसके अंदर लाइनिंग हो, यहाँ से बंदा चढ़ के ऊपर गया, यहाँ से उसका आउट है, यहाँ पर इसको जब खोलते हैं यहाँ से, तो खोलते हुए चांस होता है कि ये जो इसके नट वगैरह या कोई ऐसी चीज जो आपने लगाई हुई है, जैसे ये स्टार्ट में ये देखें, ये है, इसको खोला और ये समटाइम खोल के हाथ में आ गया, अंदर भी गिर गया। तो इस तरह के काम जब हो जाते हैं तो फिर हमें उसको भी टेस्ट करना पड़ जाता है कि इसके अंदर कोई चीज अगर गिर जाए। तो मैकेनिकल शॉक या अब्रेजन के नतीजे में भी अगर कोई चीज डैमेज हो गई, इसी तरीके से समटाइम हम बहुत ज्यादा विस्कस केमिकल भी ग्लास लाइनिंग के अंदर यूज करते हैं, तो वो इतना विस्कस होता है कि उसको उतारते हुए थोड़ा सा हमें लगता है कि खुरचा गया है, अगर मैनुअल सिस्टम। तो अगर इस तरह की मतलब कोई भी रिस्क हो जाए तो फिर हमें उसका टेस्ट कर लेना चाहिए, स्पार्क अरे, टेस्ट। जी। विस्कस ग्लास मतलब इस विस्कस जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, जो रिएक्शन करवा रहे हैं, हाँ वो जी। विस्कस होता है, उसको नहीं तरल नहीं, किया होता है, मैं वो बताता हूँ। प्रोडक्ट्स होते हैं। रेक्टेंट भी आपके विस्कस हो सकते हैं। लास्ट टाइम शायद आपको याद हो, क्लास में जब हुई थी बात, तो मैंने बताया था जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा समटाइम प्रोडक्ट जो है वो आपका विस्कस हो जाता है, वो थिक हो जाता है, इतना थिक हो जाता है कि उसमें से समटाइम, जैसे जब मैं कैटलिस्ट की एग्जांपल दे रहा था कि कैटलिस्ट निकालना मुश्किल हो जाता है, तो रिएक्शन के नतीजे में भी कुछ इस तरह का जेल फॉर्मेशन हो जाती है शहद की तरह से, और बहुत सॉलिडिफाई मटेरियल, उसको फिर जब निकालते हैं तो वो इस तरीके से हम निकालते हैं कि हम मिस हैंडलिंग होती है लेबर की, तो प्रॉब्लम होने का चांस होता है, जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिकल शॉक। वो तो खैर हो गया, अब्रेजन ना हो जाए, यानी कि जिस अब्रेजन कहते हैं जैसे कपड़े के ऊपर बुरा आ जाती है ना, उसको हम कहते हैं उस तरह से इसके ऊपर भी चांस होता है कि हमारी कोई उस चीज से खुरचा ना जाए या उसकी मुलायमियत ना खत्म हो जाए ग्लास लाइनिंग की, तो उस वक्त फिर हमें चेक करना चाहिए। अच्छा, अगर आ जाता है शॉक टेस्ट के नतीजे में हमें पता चल गया कि स्पार्क हुआ, और उससे हमें पता चल गया कि ये इसके अंदर जो है वो क्रैक आ गया, तो फिर वो पूरी लाइनिंग भी समटाइम हम डिपेंड करता है क्रैक कितने हैं। अगर तो एक आधा क्रैक हो तो जैसे हम एक वो टांका लगा देते हैं ना, जैसे उस तरह से एक तरीका होता है। बारीक सुराख हो तो हम टाइटेनियम मेटल यूज करके तो उसको प्लग कर देते हैं, और या अगर बड़ा थोड़ा सा लीकेज हो तो फिर हम एक डिस्क टाइटेनियम की लगा देते हैं। ये फिर जस्ट आपको इतना ही बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा फिर केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, लेकिन मैं आपको आपके लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें अगर आप कहीं पे लैब स्केल पे भी कोई रिएक्टर यूज करें तो उसके अंदर कभी आ जाए तो आपको पता हो कि ये इजीली हो भी जाता है, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन क्रैक के साथ रिएक्शन करवाना ज्यादा डेंजरस है, तो क्रैक को बंद भी किया जा सकता है, एक लाइफ होती है उसकी भी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें जो है ना, हम नहीं कि बहुत ज्यादा क्रैक हो तो फिर हमें पूरी लाइनिंग के ऊपर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरी लाइनिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके बारे में जो है मजीद मेरा ख्याल काफी है, इतना ही आपको। बाकी जो है उस पे कलर का भी मैंने आपको बता दिया। एक जो चीज है कि ये ग्लास लाइनिंग डैमेज, एक तो मैंने बताया ना कि एक्सीडेंटली हो जाए, एक वैसी डैमेज हो जाती है, उसकी क्या रीजन है? रेट ऑफ क्रोजन जो है ना, अ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। अगर हमारे पास एसिडिक मटेरियल है या अल्कलाइन मटेरियल है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उससे भी क्रोजन बढ़ने का चांस होता है। ठीक है, बेशक हमने लाइनिंग करवाई है क्रोजन से बचने के लिए। आ, इसी तरह से हम एसिड है लेकिन हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन उतनी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से भी एसिडिक सोल्यूशन या अल्कलाइन सोल्यूशन आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ज्यादा डैमेज करने का उसका चांस बढ़ जाता है।
तो जैसे अल्कलाइन सोल्यूशन की अगर आप बात करें तो 10 डिग्री, अगर हम एक अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, अल्कली को तकरीबन अगर आप 10 डिग्री का इंक्रीज टेम्परेचर का कर दें तो क्रोजन का चांस डबल हो जाता है, यानी कि जस्ट 10 डिग्री से। ये यानी कि आप 80 के ऊपर है तो 80 से 90 पे जाएंगे तो 10% चांस इंक्रीज हो। तो इसलिए, लेकिन हमने करवाने तो होते हैं ना रिएक्शन, ये तो जरूरत है, हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना चीजें। लेकिन पता होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि हम किस तरह के रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे, अच्छा, एक समटाइम लोग ऐसा भी करते हैं, हमारे पास अगर इंडस्ट्री में ना बहुत स्टॉक रखने हैं, मतलब एसिड आ गया, जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक साइनोरिक फ्लोराइड केमिकल होता है, मुझे याद है कि हमारे रिएक्टिव डाइस के बनाने में यूज होता है। तो साइनोरिक क्लोराइड तो हमारे पास लैब में भी पड़ा हुआ है, तो वो तो होता है, आम फ्रिज में रख दिया। लेकिन जो हाइड्रोजन साइनोरिक फ्लोराइड है, वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, उसके तो हल्का सा ढक्कन खोलें तो फ्यूम है, उसको स्टोर करना हो तो सम टाइम लोग क्या करते हैं कि ये ग्लास लाइनिंग वाले रिएक्टर वेसल या इस तरह के स्टोरेज टैंक भी बना लेते हैं ना, लाइनिंग करके उसके अंदर एसिड स्टोर कर दिया। लेकिन नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, फास्फोरस एसिड हो गया, या ट्राइक्लोरो एथानोइक एसिड हो गया, जिसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये वाले जो एसिड है ना, बहुत जिनकी हाई किस्म की स्ट्रेंथ है, इस तरह के एसिड को हमें मोस्टली जो है अवॉइड करना चाहिए स्टोरेज में भी इस तरह से। तो उनके लिए और मटेरियल होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि अगर बहुत ज्यादा हाईली क्रोसिव आपके पास चीजें हो तो उनका हमने क्या सोल्यूशन निकालना है, और उनको अपने आप को और कैसे सेव करना है। ये जो साइंस है ना जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके टॉपिक जो है, जो आपका कोर्स है, वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। तो इसमें केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ना, रिएक्टर मैंने आपको बताया कि सबसे मेन चीज है जिसको हमने देखना होता है। अच्छा, इसके अलावा हम सडन हीटिंग या सडन कूलिंग अगर नहीं भी करते, तो हमें अगर कूलिंग करनी है या heating करनी है तो इसके लिए फिर हमें इसके बाहर जैकेट लगानी पड़ती है। ये जो लाइनिंग है ना, ये जो इस तरह से ये लाइनिंग की निशानी है कि इसके जैकेट के अंदर बनी हुई है, और उस जैकेट के अंदर हमें कूलिंग या हीटिंग का सिस्टम होता है। ये भी जैकेट है, अगर आप ये गौर करें तो ये एक जो पाइप है ये उसके अंदर जा रहा है, और ये वाला जो पाइप है ये उसकी बाहर की जैकेट के लिए। तो डबल जैकेट होती है, ये इस तरह के रिएक्टर वेसल होते हैं, और ये हीटिंग या कूलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखते हो जैकेट है, ये इंसुलेशन भी है। अच्छा, इंसुलेशन का कैसे पता चलता है? ये जो इस तरह से डब्बे डब्बे से बने होते हैं, ये अक्सर पाइप, अगर आप पाइप भी देखें ना इंडस्ट्रियों में, तो इंसुलेशन की होती है, जो इनकी यूटिलिटीज की लाइनें होती हैं हीटिंग की या कूलिंग की, उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से इंसुलेशन की होती है ताकि वहां से हीट जो है वो बाहर ना निकले। तो ये भी चीजें हम देखते हैं क्या है। अच्छा, अच्छा, मैं ये बता रहा था ये लाइनिंग का, ये जो लाइनिंग है, ये जो इस तरह के लाइन नजर आ रही, लाइनिंग नहीं, लाइनिंग उसके लिए हम यूज की जो अंदर कोटिंग कर, जो इस तरह से लाइनों वाला इस तरह का वैसल अगर नजर आए तो आपको ज्यादातर जो वैसल है इस तरह लाइन नहीं होती। ये लाइनें की किस वजह से होती हैं? इसके अंदर हीट एक्सचेंजर सिस्टम होता है, हीट, पानी, ठंडा पानी, या उसके अंदर अच्छा, ठंडा पानी मैंने लास्ट टाइम बताया था, पानी से भी कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे लेके जाना है। तो वो लो टेम्परेचर पे हमें लेके जाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा समटाइम हाई टेम्परेचर पे भी लेके जाना पड़ता है। आप में से अक्सर को अक्सर तजर्बा होगा, जब आप घर में कभी मक्खन निकालें ना उसमें ग्राइंडर में, तो गर्म पानी डालते हैं, फिर कभी कभी उसमें ठंडा पानी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, मक्खन जरा अच्छा बन जाता है। तो आप लोगों ने अगर किचन में कभी काम किया हो तो, और अगर नहीं किया तो वैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है। इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन में हमें क्रिस्टल्स चाहिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए हमें मोस्टली ये समझ लें कि -30-40 से लेके +30-40 टेम्परेचर के दरमियान क्रिस्टलाइजेशन करवानी पड़ जाती है। यानी कि हमें अल्ट्रा लो और अल्ट्रा हाई तो नहीं इतना, लेकिन अल्ट्रा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर हमें फिर जैकेट इस तरह की बनानी होती है कि उसमें हम उसको फिर कूल कर सकें। अच्छा, जब उसको हम क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो क्रिस्टल्स को अलग करना भी एक काम है। वो हम कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, शायद मैंने कोई उसका रिएक्टर वैसल निकाला हो। हम्म, वो, अब ये समझ लें कि जैसे ये है ना ढक्कन ये नीचे से अगर कटा हो, नीचे से अगर कटा हो, तो यहाँ से फिर हम खोलते हैं उसको, उसके इसके अंदर एक जाली लगी हो अगर फॉर एग्जाम्पल, जाली के ऊपर क्रिस्टल आ जाएंगे, नीचे से लिक्विड सारा निकाल लेंगे, तो वो लिक्विड अलग कर लेते हैं, क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर एक जाली सी लगा देते हैं खुला। अगर ये रिएक्टर मुझे कुछ ऐसा नजर आ गया तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा।
ठीक है, यानी कि ये समझ लें कि दरमियान में यहाँ पे एक लगा हो जाली सी, तो यहाँ से कोड अगर नीचे गुजर जाएगा तो ऊपर जितने भी क्रिस्टल्स बने हैं वो सारे के सारे जाली के ऊपर आ जाएंगे, और हमारे लिए उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन भी हमारे पास मोस्टली हम लैब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ लैब का, कि लैब में आपने फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स को निकालते हैं। आपने अगर एफएससी में या बीएस में भी कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो क्रिस्टलाइजेशन फिर वो फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 40, इस तरह के काम नहीं हम कर सकते। तो वो हमें यहाँ पर एक छलनी सी लगानी पड़ती है, जैसे चाय को पत्ती से लगा करना हो ना, इस तरह से। तो क्रिस्टल्स को ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल का ज़ाहिर साइज बड़ा होगा, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे फिर हम ऐसे करते हैं, जो क्रिस्टलाइन, बहुत से सॉल्ट्स हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनते हैं। इसके अलावा हमें सम टाइम एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है बहुत सी चीज़ों की। जैसे अगर आप भंग की बात करें, और या जो भंग जो है, आपको तो पता है ये पौधा है जो नशे में भी यूज करते हैं, कैनabis, लेकिन इसमें से सीबीडी ऑयल निकलता है। सीबीडी ऑयल जो है वो जोड़ों के मरीजों के लिए बहुत महंगा, और बहुत महंगा होता है। ये जो आपकी ट्यूब्स नहीं बनती जोड़ों के दर्द की, उसमें ये सीबीडी ऑयल यूज होता है। तो उसके अलावा इसके अंदर से फाइबर भी निकलता है, धागा भी निकलता है। तो सीबीडी ऑयल भी मोस्टली एक्सट्रैक्शन या कोई भी चीज, आपने एक्सट्रैक्शन टेक्निक जितनी पढ़ी है ना, इंडस्ट्रियल स्केल पे उनको करने के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट है। आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है, सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी हमें देखनी पड़ती है कि किस तरह का रिएक्शन। इसी तरीके से कार्बोक्सिलेशन, अगर आप इस तरह का कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन है, तो ओवन में करवा देते हैं, बीकर में, या हॉट प्लेट पे भी आप करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जाते हैं, आपको उसमें एजिटेशन और सारी चीजें फिर आपको फायदा देती हैं। असल में जो रिएक्टर का फायदा ये है कि कंटिन्यूस एजिटेशन आपको मिल जाती है, हीटिंग मिल जाती है, पूरा रिएक्शन। अगर आप अंडर वैक्यूम भी करना चाहें, हाँ ये भी एक चीज है जो अंडर वैक्यूम आप नहीं कर सकते। वैक्यूम की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? वो हम मोस्टली नाइट्रोजन सिलेंडर यूज करते हैं, नाइट्रोजन उसमें से पास करते हैं, जिसमें से उसमें से जितना भी मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, या वैक्यूम भी हो जाता है। तो वैक्यूम की हमें जरूरत पड़ती है जहाँ भी हम ऑक्सीडेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत से रिएक्शंस हैं जो अगर हमने उसको लो टेम्परेचर पे लेके जाना, तब भी हमें सम टाइम वैक्यूम का फायदा हो जाता है। और ये मतलब जितने भी ये कुछ चीजें हैं, इसको आप ये समझ लें कि जो लैब स्केल पे पॉसिबल नहीं है ना, वो रेक्टर वेसल में पॉसिबल हो जाते हैं, जो कि बड़े आराम से हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कंडेंसर होते हैं जिनके ठंडा करने वाली चीजें, कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा सल्फोनेशंस हैं, फास्फोनेशन, और इसके अलावा आपके जितने भी ये सर ये रिएक्शंस किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट सेपरेशन के लिए जो सिंपल, रिएक्शंस के लिए मैं रहते बताता हूँ, जितने भी आप रिएक्शंस केमिस्ट्री के रिएक्शन करवाते हैं ना, जब आपने रिएक्शन करवाया तो आप करते हैं ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी टर्म, जैसे सल्फोनेशन आपने पढ़ी है सर, बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। फिर इसके अलावा नाइट्रेशन पढ़ी आपने, नाइट्रोसेशन, और कपलिंग रिएक्शन, एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये सारे आप पढ़ते हैं। ये सारे वो रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े आपने, फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़े। ये सारे के सारे जब इंडस्ट्रियल स्केल पे रिएक्शंस होते हैं, तो इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक हम रिएक्टर वेसल की सेटिंग करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हमने कौन सी चीज कितने टेम्परेचर और प्रेशर से लगानी है, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाए उसको चेक कैसे करना है, और बनने के बाद सेपरेट कैसे करना है। तो सेपरेशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि सेपरेशन टेक्निक्स भी इंडस्ट्रियल स्केल पे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं लैब स्केल पे। मेरी चाय ठंडी होगी, एक सेकंड दे दो। अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं इसके एंजाइमेटिक रिएक्टर, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरह के थे, बायोलॉजिकल रिएक्टर जो हैं। अभी मैं जस्ट केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। आपको आपकी चीजें। आवाज कट जी क्या कह रहे हैं? सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा। अच्छा, फिल्टर का मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए जाली के ऊपर, और बाकी पानी हम नीचे से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत से रिएक्शंस होते हैं जो आइसोमरिज्म जिसको हम कहते हैं, या उसको कन्वर्जन है डी और एल शेप में। इस तरह के भी जो रिएक्शंस हैं वो भी हमें सम टाइम करवाने पड़ते हैं। तो वो भी रिएक्शन वेसल में उसके हिसाब से भी सेटिंग हो जाती है। मैं उसकी बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, बस आपको ये बताना मकसद है कि किसी भी तरह का रिएक्शन जो आपने पढ़ा है,
वो उसके हिसाब से रिएक्टर वेसल को सेट करना पड़ता है। चाहे वो ऑलरेडी उसमें अंदर सेटिंग हो, ओके, नहीं तो फिर हमें करनी पड़ती है। यानी कि रिएक्शंस का प्रोटोकॉल और वेसल की कैपेसिटी, ये आपस में हमें देखनी पड़ती है। ये नहीं आप कर सकते कि आप केमिकल इंडस्ट्री है और आपके पास एक ही टाइप का रिएक्टर वेसल लगा हुआ है और उसमें आप सब कुछ बनाई जाए। उसकी एक लिमिट्स हैं, आप सब कुछ नहीं बना सकते। इन शॉर्ट, जो मेरी सारी बातों का खुलासा है वो ये है कि उसके लिए आपको फिर रिएक्शन किस तरह का करवाना है, और जितने भी रिएक्शंस करवाने हैं उनके अंदर जो मेन चीज सेफ्टी है। अगर आपने एक्सप्लोजन सिस्टम से बचने के लिए कुछ नहीं किया तो फिर आप, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। अच्छा, वो उस दिन भी आपने पूछा था, मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे, बल्कि एक तस्वीर में मुझे वो नजर आई थी। ठीक है, जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं कि नीचे तक जा रहे हैं, इस तरह से लिक्विड नीचे पे जाके सरफेस पे जाता है तो स्टैटिक चार्ज फिर पैदा नहीं होता। और ये सेफ्टी के लिए। इसके अलावा सेफ्टी का एक और जो जहाँ पे फायर पैदा होती है, वो इस तरह से, जहाँ पे पाइपलाइनों में केमिकल जा रहा होता है ना, तो ये जो केमिकल जा रहा होता है वहां पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो केमिकल है यहाँ पर इसके अंदर एक जोड़ होता है ना पाइपों का, इसके अंदर गैसकेट लगी होती है। गैसकेट समझ ले एक सील होती है। तो वो जो सील है वो समटाइम एसिड से या इस तरह के जो चीजों से फट भी जाती है। इसके अलावा स्टैटिक चार्ज भी आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो स्टैटिक चार्ज अगर इस जगह पे भी ट्रैप हो जाए और फंसना शुरू हो जाए, फिर भी आग लगने का चांस है। और लीकेज, लीकेज, ये जो ऊपर जैकेट है ये लीकेज के लिए। यानी कि अगर लीकेज हो जाए, गैस किट फट जाए, तो ये उसको फिर सेफ्टी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रेशर वेसल है और अगर एक ना काम करे फिर अगला जो है उसकी सेटिंग की होती है तो हमें सेफ्टी हो जाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, ये भी लीकेज के लिए मैं आपको सेफ्टी बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो आपको लाइन नजर आ रही है और एक ये जो ऊपर है, ये दोनों जो है ये बेसिकली स्टैटिक चार्ज के लिए, ये भी सेफ्टी है। पाइपलाइनों के अंदर इसको अर्थ करना होगा, पाइपलाइनों में तो हम ये लगा देते हैं कि स्टैटिक चार्ज एक जगह पे जमा ना हो बल्कि आगे मूव करता रहे। अगर नहीं होगा तो अक्सर इन जोड़ जो होते हैं, जॉइंट्स होते हैं पाइपों के, इनके अंदर अंदर चांस होता है कि यहाँ पर वो ट्रैप हो जाता है स्टैटिक चार्ज भी। केमिकल में स्टैटिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है आग लगने, स्पेशली जब आप सॉल्वेंट्स बना रहे हो या सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। अगर आप पेंट इंडस्ट्री में जाएंगे तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो वहां पर अगर ये वाली सेफ्टी प्रिकॉशन स्टैटिक चार्ज की नहीं करेंगे तो वहां पर एक्सप्लोजन का बहुत ज्यादा चांस होता है। और सॉल्वेंट्स का जो एक्सप्लोजन है, अगर आपको याद हो कभी शायद छोटे होंगे, आज से कोई काफी साल पहले कराची में बर्जर रोबेलैक पेंट की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। और सॉल्वेंट्स जो हैं वो पूरे कराची ने धमाके सुने थे और आसमान तक जो है उनके वो ड्रम उड़ उड़ के जा रहे थे। तो इतना ये हाईली एक्सप्लोजन, अगर आप एक्सप्लोजन की, केमिकल फैक्ट्रियों के एक्सप्लोजन की हिस्ट्री अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पे कोई आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी दुनिया इससे मरी है एक्सप्लोजन से, और कितनी इससे इवन रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स के फैलने, तापकारी कितनी फैली है केमिकल से। और ये बड़ा डेंजरस है, इसलिए केमिकल फैक्ट्री में सेफ्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और फील्ड में, इंडस्ट्री में नहीं है जितने केमिकल में है। और इसमें हम लोग अगर थोड़ी सी भी मिसहैंडलिंग कर लेंगे तो वो नस्लों को भुगतना पड़ेगा, खुद तो मरेंगे ही, लेकिन ये भी चांस है कि जो चीज आपकी वहां से लीक हो जाए वो कई नस्लों को तबाह कर दे। तो इसलिए आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में जॉब करें या आपका अपना बिजनेस हो या फैक्ट्री लगाएं, तो केमिकल की फैक्ट्री को हाथ डालने से पहले सेफ्टी के जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स हैं वो आप जरूर करें। ठीक है, तो ये अब ये मैं सेशन ऑफ करके फिर हम दोबारा से आप आइएगा, फिर हम नेक्स्ट में जो बात करते हैं वो करते हैं। अल्लाह हाफिज।